बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीखुटा कराची। इस रवा हफ़्ते के आगाज़ पर यानी कि इस रवा हफ़्ते के इतवार वाले दिन आपने सुना होगा कि एक कराची के अंदर वाक़या होता है बहुत ही अफसोसनाक। पिकनिक पर जाते हुए एक कोस्टर उलटती है तेज़ रफ्तारी के बाइस और उसमें मौजूद लोगों में से बच्चे और ख़वातीन समेत एक ही घर के एक ही ख़ानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो जाते हैं, जिनमें से अक्सरियत अभी भी जो है उनके घर वालों की वो इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में है। जनाब ये तेज़ रफ्तारी पता नहीं हमें किस चीज़ की इतनी जल्दी है, मुझे समझ में नहीं आता हमें किस चीज़ की इतनी जल्दी है। अभी मैं आपको सिर्फ ये तो एक वाक़या है ना, मैं आपको एक और इसका एक एस्पेक्ट दिखाती हूँ। वो ये औरंगी टाउन से कोस्टर्स बुक होती हैं पिकनिक मनाने के लिए, पूरे घर वाले जो है वो अपनी जो है वो कोस्टर बुक करवाते हैं। ये मैं आपको ये जर्नली मैं आपको ये बता रही हूँ, आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं। औरंगी टाउन से पिकनिक मनाने के लिए जो बुक की जाती है तो उसको क्या किया जाता है, उसके एक्स्ट्रा बल्कि पैसे चार्ज किए जाते हैं कि औरंगी से बॉर्डर ऑफिस तक झोल के साथ कोस्टर लेके जाई जाती है। झोल के साथ क्या मतलब उसको मुख्तलिफ किस्म की टर्न करवा के और इसको एक एन्जॉयमेंट का नाम दिया जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कई वाक़यात इसके ज़मन में भी हमने देखे हैं जिसमें इतना बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा बड़े नुकसानात आने वाले दिनों में हो सकते हैं। हम अगर हाईवे चले जाएं वहाँ पर तेज़ रफ्तारी, अब तेज़ रफ्तारी का आप ज़रा सुन लीजिए कि क्या होता है। हम घर में बैठे बैठे जो हम गाड़ी नहीं चलाते उनको नहीं पता होता, लेकिन जब आपकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है गाड़ी की और अचानक जब कोई कट आता है या आपको रोकने की ज़रूरत पेश आती है या कुछ अचानक ऐसा होता है तो आपसे जब वो ब्रेक लगती है ना तो वो होती है तबाहकुन ब्रेक। फिर आप गाड़ी नहीं संभाल पाते, जिसका नतीजा फिर ऐसे वाक़यात की सूरत में निकलता है। आप हाईवे चले जाएं, आप माड़ीपुर चले जाएं, आप औरंगी टाउन चले जाएं, आप लोग जहाँ से भी इस तरह के और यही वजह है कि टैंकर्स भी इसकी ज़मीन में हम शामिल करते हैं। वो उससे ज़्यादा तबाहकुन उसके मामलात हैं क्योंकि उसके अंदर तो पानी होता है, वो कुचलता हुआ तो जाता है लेकिन साथ में उसके कंट्रोल होने का कोई सबब नहीं होता क्योंकि पानी जो है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो आपके इतना बड़ी मिकदार में जो पानी होता है, ये भी हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर तेज़ रफ्तारी की वजह से किसी न किसी की जान जाती है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं उस चीज़ की चशमदीद गवाह हूँ कि जिस वक्त मैं जाती हूँ मुर्दा खानों में या फिर सर्द खानों में, और मेरा ये मेरा फ्रिक्वेंटली विज़िट रहता है। हम अपनी जानों के साथ वैसे ही हमारे साथ जो इंतज़ामिया, हमारी गवर्नमेंट्स, हमारे जो इस वक्त मुआशी हालात हैं, क्या हमारे साथ कम हमारे लिए जो है वो अज़ाब बने हुए हैं या जो हम अपनी ज़िंदगी के लिए ख़ुद भी अज़ाब बन जाते हैं। हम कितने तजर्बात अपनी ज़िंदगी के साथ जो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो तेज़ रफ्तारी की वजह से इसमें एक जान का जाना, आप समझ लें कि ये सिर्फ एक जान नहीं जाती है, इसके साथ आप समझ लें कि एक पूरी चेन होती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक से ज़ायद जाने जो है वो जाती हैं। कभी बाप बेटा जा रहे हैं, कभी बेटी माँ जो है उनको रोनता हुआ जा रहा है तेज़ रफ्तारी की वजह से। ये तेज़ रफ्तारी की वजह कोई मुझे बताएगा? हम इतनी जल्दी में क्यों हैं? हम आराम से गाड़ी क्यों नहीं चला सकते? हम आराम से जो है वो तहम्मुल के साथ जो है वो हम लोग कोस्टर्स वगैरह को या गाड़ी वगैरह को, टैंकर वगैरह को क्यों नहीं लेके जा सकते? हम क्यों लोगों के लिए और अपने लिए, ख़ुद के लिए? और इसमें होता क्या है कि अमूमन ड्राइवर जो होता है ना वो पहली फुर्सत में भाग जाता है। रह जाता है कौन? वो लाशें, वो लवाहिकीन जो इस वक्त मेरे सामने भी इस वक्त मौजूद है। मुझे बताएं कि मैं लोगों से क्या सवाल करूं जिनके ख़ानदान के साथ साथ लोग 6 लोग जो हैं वो इस वक्त लहद में उतर चुके होंगे इस तेज़ रफ्तारी की वजह से। मैं उनसे जाके क्या बात करूं? क्या इसके मैं उनके ज़ख्मों को मैं उनको जो है कुरी दूँ? क्या बात करूं? क्या मैं ये कहूं कि ये जो चले गए आपके घर के अफराद, क्या ये जो थे वो तेज़ रफ्तारी की वजह से गए हैं? ऑब्वियसली वो तेज़ रफ्तारी की वजह से गए हैं, किसी की जल्दबाजी की वजह से गए हैं। लेकिन जो अभी नहीं गए, वो जो तेज़ रफ्तारी के साथ जो गाड़ियाँ जा रही हैं, कोस्टर जा रही है, कम से कम उनको तो रोको भाई। कोई ट्रैफिक पुलिस उनको तो कोई उनको जो है उनको नकेल डालो। नहीं, आपको हर जगह तेज़ रफ्तारी मिलेगी। अभी चले जाएं सोहराब गोड के पास, आपको बाकायदा तौर पे बसें रेस लगाती हुई नज़र आएंगी कराची की सड़कों पर, और मौत का पैगाम लेकर वो निकलती हैं। ना अपने जो बस के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनकी जानों की कोई फिक्र, न चलते हुए लोगों की कोई फिक्र, ना किसी मोटरसाइकिल की पे जाने वाले की कोई फिक्र। और रोज़ाना की बुनियाद पर ये एक्सीडेंट सिर्फ इस कराची शहर में हो रहे हैं। ये वाक़या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और पहले मोहल्ला इस वाक़े के बाद उन्होंने कितनी इबरत हासिल की है, ज़रा जानते हैं। मैं आपको सिर्फ एक सैंपल दिखाने के लिए, एक मिसाल दिखाने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर सोहराब कोट के इस शाहराह पर। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो कि जो हाईवे से जो जगहें मैंने आपको बताई हैं इससे पहले, जिसमें औरंगी टाउन है, माड़ीपुर है, इसके अलावा बलोच कॉलोनी का पुल है, इसके अलावा जितने भी यहाँ पर आपको ऐसी सड़कें नज़र आएंगी, यहाँ पर आपको जो बेहंगम तरीके से तेज़ रफ्तारी का आपको मुजाहिरा देखने को मिलेगा, वो आप पूरे कराची में इस तरीके से मौत नाचती हुई देखेंगे। 2 कदम
के फासले पर यहाँ पर ईदी का सरखाना है। कभी जाइए वहाँ पर और देखिए वहाँ पर इस तेज़ रफ्तारी ने कितनी माओं के लाल उस सरखाने में पहुँचाई हैं और किस हालत में पहुँचाई हैं। तो ज़रा थोड़ा सा देखते हैं, अभी आपको कुछ मनाज़िर मैं दिखाती हूँ, ज़रा वो देखिए। सिर्फ मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी इससे पहले, इधर मैं रिपोर्ट कर रही थी। यकीन मानिए कि मुझे लोगों ने आके कहा कि बाजी हट जाए यहाँ से, कुछ पता नहीं है, पीछे से बेहंगम ट्रैफिक आ रही होती है और वो आपको कुचलती हुई चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमको ज़मीन पर चलने वाले लोग नज़र नहीं आते, मोटरसाइकिल वगैरह नज़र नहीं आती, वो धुत होकर चला रहे होते हैं, धुत होकर चला रहे होते हैं। मतलब आप किसी का जो है वो मौत का सर्टिफिकेट लेकर आप गाड़ी चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ ये जो कोस्टर, ये टैंकर वगैरह निकल रही हैं, तो कभी देख रहे हो तो यहाँ पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो रहे होते हैं? इधर तो ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, इतना ज़्यादा नहीं होता है। मेरे सामने अभी मैं आ रही हूँ ना, मेरे सामने भी एक एक्सीडेंट हुआ है। ये आगे तो होते हैं, वो बहुत तेज़ी से लोग आते हैं, ये बस से आते हैं, बड़े बड़े गाड़ियाँ आते हैं ना, इसकी वजह से होते हैं। इधर ट्रैफिक वाले तेज़ रफ्तारी आपके ख्याल में सही है? तेज़ रफ्तारी होना चाहिए? रश तो बहुत है, ये पलासी पे इधर लोग बहुत आते हैं। नहीं, वैसे आपके ख्याल में ये कोस्टर वगैरह को तेज़ रफ्तारी इख्तियार करनी चाहिए? बस ये तो थोड़ा याद तो करे। और यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आपको गाड़ियाँ जो है वो भी आपको इसी रंग में रंगती हुई नजर आएंगी। ये हम कोस्टर को उस पर कैसे बात कर रहे हैं, ये आम गाड़ियाँ भी जो है वो यहाँ पर आकर पता नहीं उनको कौन सा इस वक्त जो है वो एक उनका बटन दब जाता है कि वो जब देखती है कि अगर सभी तेज़ रफ्तारी के साथ चल रहे हैं तो हम क्यों महदूद रहें, हम भी तेज़ रफ्तारी के साथ जाएंगे। रोज़ाना की बुनियाद पे ये एक्सीडेंट की सबसे बड़ी वजह है। ज़रा थोड़ा सा आगे चलते, मैं थोड़ा सा आगे आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे तो हो गया रश। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस सड़क के ऊपर, वैसे कराची में आप देखते हैं, आप तो खुद सड़क के ऊपर काम करते हैं सारा का वक्त, सारा दिन, लोग तेज़ रफ्तारी के साथ वाकई ये कोस्टर वगैरह और ये टैंकर वगैरह तेज़ रफ्तारी के साथ बेगम तरीके से चल रहे होते हैं? ये जो सारे जो भी है ना पठान लोग, ये तो बोलते हैं बस हम ही हैं, डंपर वाले हो गए, लोकल वाले हो गए, ये ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं, बस बोलते हैं बस हम हैं, हमारी गाड़ी आगे, बाकी पीछे जो भी आ रहा है, मर रहा है, गिर रहा है, वो जाने, उनका काम जाने। ये रोज़ाना ही होता है? ये हर रोज़ का काम है। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपको ये तेज़ रफ्तार टैंकर वगैरह जो है, ये बसेस वगैरह कहाँ पे आपको नज़र आती है कि जो बेगम तरीके से दौड़ रही? नहीं, सिर्फ टैंकर वालों का तो कसूर नहीं है, जो भी है, हर कोई आजकल में चार मीनार बना बैठा है, जो भी है बोलता है बस पहले मैं घुसूँ। ज़्यादातर लोकल वाले भाई हमारे हैं, वो ज़्यादातर जल्दबाजी करते हैं, और तो कोई नहीं करता। कभी आपके सामने कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, मेरे सामने नहीं हुआ, मैं क्यों झूठ बोलूँ इसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मैं ये पूछ रही थी कि इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ ये टैंकर और बसें लेके जा रहे हैं, इसमें मुसाफिर भी बैठी हुई हैं, तो एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो रहे हैं, अब ये आगे चलते साथ ही ये तेज़ रफ्तारी के साथ ये इख्तियार कर लेगी ये बस? ये हमारी हुकूमत का काम है, ट्रैफिक पुलिस का काम है इन पे नज़र रखना कि कौन गलत कर रहा है, उसको साइड पे लगा के उसका चालान करना। जब भारी जुर्माने होंगे तो सब सही हो जाएंगे। ये उल्टे सीधे जो गाड़ियाँ चल रही हैं, वन वे पे आ रहे हैं, ये सब कानून के ख़िलाफ़। और इनकी बंदिश और इनके ऊपर नज़र रखना कितना ज़रूरी है? बेटा इनको, मैं एक पब्लिक का आदमी हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अगर किसी को कहूँगा वन वे पे क्यों आ रहे हो, तो बोलेगा तुम्हारे बाप की रोड है। ये ट्रैफिक का काम है, ट्रैफिक पुलिस का काम है। आपके ख्याल में ये तेज़ रफ्तारी की वजह क्या हो सकती है, क्या दिमाग में आ रहा होता है? रफ्तारी की वजह ये है, हर एक आदमी चाहता है कि मैं आगे जाऊँ। बस बेटा दौड़ है, ज़िंदगी की दौड़ है जो कि अख्ताम के करीब हो जाती है। बहुत शुक्रिया बात करने का। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा, इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ रोज़ाना हादसा हो रहे हैं, ये तेज़ रफ्तारी के साथ इतनी बसें और ख़ास तौर पर टैंकर वगैरह जा रहे होते हैं, कितने ख़तरनाक हैं ये? अस्सलाम वालेकुम मैम, ये तो सबसे पहले ये कि यहाँ तो ट्रैफिक का निज़ाम अगर सही हो तो ये सारे मसले, टैंकर से बहुत सारे मोटरसाइकिल वालों को परेशानी आए दिन जो है ना एक्सीडेंट होता है इस वजह से। ये तो सबको अपने अपने ज़िम्मेदारी समझ के ड्राइव करना चाहिए ताकि किसी दूसरे को परेशानी ना हो, तो ये बहुत ख़तरनाक है। कभी आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर इसी तेज़ रफ्तारी की वजह से कोई ऐसा एक्सीडेंट देखा जिसने आपको रात की नींदें हराम कर दी हो आपकी? बहुत सारे, हमारे यहाँ आगे जाएंगे एक कॉलोनी है जीवानी हाइट्स, उसके सामने कोई पुल नहीं है जबकि डाउ हॉस्पिटल को लिंक करता है, वहाँ से रोज़ कितनी सारी लाशें हमने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है। हमने दरख्वास्त भी दी कि वहाँ कोई एक पुल बनाए ताकि आवाम के लिए वहाँ कम से कम महीने में 1 या 2 डेथ कैजुअलिटी होते हैं। गुजारिश है कि इस तरह के जो हैं उसमें पुल बनाया जाए ताकि अमवात कम हो जाएँ। ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में ये तेज़ रफ्तारी की वजह क्या हो सकती है, जब पता है कि इसका अंजाम मौत है? मौत नहीं तो कम से कम ऐसी माजूरी जो ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी।
बसेस में आपके सिर्फ एक जानकारी सवाल होता, बल्कि इसके साथ आपकी सही कई जानें होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है दिमाग के अंदर कि फिर इसके बावजूद तेज़ रफ्तारी अपनाई जाती है? वजह क्या आपको लग रही है? लेक ऑफ नॉलेज है, लोगों में नॉलेज नहीं है, इनको अवेयरनेस नहीं, और हर एक में पेशेंस जो है ना, बर्दाश्त की कमी है। हर एक को लगता है कि हम जल्दी मंजिल पहुँचें, लेकिन उस वजह से ट्रैफिक जाम होकर जल्दी के बजाय वैसे वो लेट पहुँचते हैं। तो हर एक को अपने अपने जिम्मेदारी अगर समझ के गाड़ी चलाएँ तो ये परेशानी बहुत कम होंगे। बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे आए तो हुआ क्या कि यहाँ पर मैंने 2-3 तेज़ रफ्तार जो थी वो बसेस मैंने देखी। अब वो इतनी तेज़ रफ्तारी में थी और उन्होंने जैसे ही देखा कि कैमरा और ये माइक ऑन है और हम उनको इशारा कर रहे हैं कि भाई रुको ज़रा, हम मालूम तो करें इतनी जल्दी किस चीज़ की है आपको। मतलब पूरा ज़माना एक साइड पे चल रहा है और लगता है कि ज़माने से ज़्यादा तेज़ आपको चलना है। तरक्की हमारी हो नहीं रही है उस रफ्तार से, लेकिन जल्दबाजी हमारी देखकर कोई ये कह सकता है कि शायद हम लोगों को सुपर पावर अमेरिका को बीट करना है। मसला क्या है, हम ये सोच कर हमने उनको रोकने की कोशिश की तो वो रुके नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हमने क्या सवाल करना है। वो जिस तरीके से गाड़ी को, अच्छा सिर्फ गाड़ी ये नहीं है कि तेज़ रफ्तार, झोल किसको कहते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ कि औरंगी टाउन से बाकायदा तौर पे उसके एक्स्ट्रा चार्जेस दिए जाते हैं और पूरा लोग तमाशा देखने के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं। बोर्ड ऑफिस तक वो झोल देते हुए आते हैं। और ऐसा अगर आप वहाँ पे देख लें, उसमें फैमिलीज भी बैठी होती हैं। मज़े की बात ये है कि उसमें फैमिलीज भी बैठी होती है। किस टाइप का ये एडवेंचर है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पर उनको बच्चे भी बैठे होते हैं। हमारे यहाँ पे गाड़ी में अगर एक बच्चा बैठा हो तो हम लोग कहते हैं कि भाई गाड़ी ज़रा एहतियात से चलाओ, बच्चा है गाड़ी के अंदर। वहाँ पे बच्चों को लेकर फैमिलीज बैठी होती है। पता नहीं वो क्या सिविक सेंस इनका है, ये कौन सा ऐसा एडवेंचर है। वो ज़्यादा पैसे देते हैं कि ज़रा झोल दिखाते हुए ना, ज़रा थोड़ा सा करतबबाजी करते हुए जो है वो आप लेकर जाएँ। जो आप इस वक्त गालिबन मेरे प्रोग्राम के दौरान में आपको क्लिप्स भी जो है वो दिखने को मिल रही होंगी। ये भी हमारे जो वहाँ के हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारे अपने ही नुमाइंदे हैं, उन्होंने हमें ये भेजी है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ट्रैफिक पुलिस सो रही होती है? आप लगाएं इनको बड़े बड़े जुर्माने, अंदर करें इनको, चाहे कोई भी हो, और फिर उसके बाद अगर आप चले जाते हैं क्लिफ्टन की साइड पर या फिर डीएचए की साइड पर या फिर आप पोश इलाकों में चले जाते हैं, वहाँ पे उनका अपना एक कानून है। वहाँ पर आप अगर सड़क पे खड़े हुई हैं तो कुछ पता नहीं है कि किस हालत में कौन अपनी डबल केबल से आपको कुचलता हुआ चला जाए। इतनी बेहंगम तरीके से तेज़ रफ्तारी के साथ डबल केबल से लेकर गाड़ियाँ वहाँ पर निकल रही होती हैं। इस एक एडवेंचर के चक्कर में आप कई लोगों को कुचलते हुए चले जाते हैं। ये कितने वाक़यात ऐसे हैं जो कराची शहर में अभी तक हो चुके हैं। एक हफ्ते के बाद आपको उन वाक़यात का नामो निशान नज़र नहीं आएगा, क्योंकि एक अगला कोई सानेहा जो होता है वो उसकी जगह ले चुका होता है। ईदी सेंटर, छिपा सेंटर, इनके सर्द खानों में जाके आप ज़रा देखिए किस तरह कटी पटी लाशें। मैं कहती हूँ कि जिस वक्त मैं वहाँ पे विज़िट करती हूँ तो मैं उनसे कहती हूँ खुदा के लिए इसकी माँ को ये लाश मत दिखाइएगा, इसके बेटे की या इसके बच्चों को या फिर इसकी बहनों को ये लाश मत दिखाइएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ऐसी हालत में मैंने लाशें देखी हैं सिर्फ तेज़ रफ्तारी की वजह से। ये तेज़ रफ्तारी क्यों है? ये तेज़ रफ्तारी जानते बूझते कि यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, या तो आपको मौत की नींद सोना पड़ेगा और वो बड़ी कर्बनाक मौत, या फिर पूरी ज़िंदगी की माजूरी तो आपकी किस्मत में हर सूरत में लिखी रहेगी। इसके बावजूद इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या वजह है? ये सवाल प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने लोगों से पूछा, बस एक ही जवाब सुनने को मिला कि लोगों में पेशेंस की कमी है, लोगों में सब्र की कमी है, लोगों को हर बात की जल्दबाजी है। बस ये पता नहीं ये हमारे अंदर ये पता नहीं ये वाला जो एक नुक्स है, ये पता नहीं कब से पैदा हो गया है जिसने अभी तक इतनी जानें ले ली हैं। अब ज़रा चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ, आपको दिखाने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, मेरे साथ रहिएगा। आपको मैं लेकर आई हूँ उस जगह पर जहाँ पर वो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जहाँ बहक हो गए थे, बच्चों और ख़वातीन समेत। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो भी देखी होगी कि जो कि प्राइवेट मोबाइल फ़ोन से किसी ने उस वक्त मौका पे जो थे वो बनाई थी। और वो ज़ाहिर है कि वीडियो वो ऐसी थी कि हम उसको नशर नहीं कर सकते, कुछ हमारी भी हदूदों का यूद है। ये वो कट है जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पर वो तेज़ रफ्तारी के साथ, अब आपको मैं लेकर आई हूँ उसी जगह पर
तो आप ज़रा देखिएगा कि मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगी कि वो ज़रा दिखाएं ये कितनी हैवी ट्रैफिक यहाँ पर गुजर रही है। भाई मुझे ये बताइएगा कि वो जो एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर तेज़ रफ्तारी की वजह से, तो मुझे ये बताइएगा कि वो कितनी देर में जो थी उसकी जो ज़ख्मी थे और जितने भी उसके वो जो जाँ बहक हुए थे, रेस्क्यू का काम कितनी देर में शुरू हो गया था? फौरी शुरू हो गया था, हमारी ट्रैफिक पुलिस भी आ गई थी और उस वक्त पुलिस मौजूद थी, ट्रैफिक पुलिस मौजूद थी। फौरी तौर पर उन्होंने आए हैं और जितनी भी लाशें वगैरह थी, डेड बॉडियाँ थी, ज़ख्मियों को निकाला है, रेस्क्यू बुलाया है, एम्बुलेंस बुलाई है और उसके बाद फौरी तौर पे उनको हॉस्पिटल की तरफ रवाना कर दिया। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे करीबी हॉस्पिटल कौन सा है? यहाँ पर करीबी हॉस्पिटल हैं, छोटी छोटी क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल तो नहीं है, लेकिन जब भी ऐसा बड़ा हादसा पेश आता है तो उनको सिविल जिना की तरफ रवाना कर दिया जाता है। मुझे ये बताइए कि सिर्फ एक ये वाकया नहीं है, वैसे भी काफ़ी ऐसा होता है कि लोग जो है पिकनिक पे इसी रास्ते से जा रहे होते हैं, बिल्कुल। और इतनी तेज़ रफ्तारी से जा रहे होते हैं कि झोल खाती हुई जो गाड़ियाँ जा रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा है मैडम, यूजली ऐसा होता है कि ये है ट्रक अड्डा, यहाँ पर तमाम ट्रक ही चलते हैं, छोटी गाड़ियाँ बहुत कम तादाद में होती हैं, लेकिन हफ्ता इतवार पिकनिक का मामला होता है तो ये छोटी गाड़ियाँ आती जाती हैं यहाँ से। तो उसमें ऐसा होता है कि ये ट्रक हैं, ट्राले हैं, इनको ब्रेक मारने में भी काफ़ी डिस्टेंस चाहिए। अगर फौरी आगे गाड़ी आ जाती है तो ब्रेक इनकी भी नहीं लगती है, तो इनको थोड़ा डिस्टेंस चाहिए। तो ये पिकनिक वाले हैं, इनको ख्याल करना चाहिए, तेज़ रफ्तारी का इस्तेमाल ना करें। ये ट्रक अड्डा है, यहाँ बड़े बड़े ट्राले चलते हैं और लोडिंग ट्राले चलते हैं, तो हमारा काम ये बाइक्स पे अगर हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं या छोटी गाड़ियों पे जा रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम एहतियात से जाएँ, एहतराम से जाएँ, कानून को मद्देनज़र रखते हुए, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ से रवाना हो। मुझे ये बताइएगा कि कितना लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को लेकर और अपने ख़ानदान की ज़िंदगी को लेकर सीरियस हैं जब वो यहाँ से जा रहे होते हैं पिकनिक मनाने के लिए। पिकनिक इसलिए होती है सिर्फ ये ना एंजॉयमेंट, बच्चों के साथ एंजॉयमेंट। जो ये तरीक़ाकार होता है कि झोल मारती हुए लेकर जा रहे हैं, और बाकायदा तौर पर मैंने तो ये देखा है कि कुछ नौजवान जो होते हैं वो कहते हैं कि तेज़ चलाओ और झोल दो ताकि मज़ा आए। ये कितना ख़तरनाक है और कितने हादसा मज़ीद इसके अलावा भी होते हैं? मैडम एक्चुअली यहाँ पे जब पिकनिक के लिए कोचेज़ या जो भी कोस्टर जा रही होती हैं उनमें तेज़ रफ्तार गाने चल रहे होते हैं और डांस करते हुए यहाँ से जा रहे होते हैं और झोल मारते हुए, आप वाली बात है, रोड है, स्लंग ट्रालों का रोड है, और इसके अलावा स्पीड ब्रेकर भी यहाँ नहीं है, होने भी नहीं चाहिए स्पीड ब्रेकर, क्योंकि ट्रालें तो जंप वंप आता है, लोडिंग गाड़ी है, कल्टी हो जाती हैं गाड़ियाँ। तो ये है कि अपनी एहतियात खुद करो, बाइक है, कोस्टर है, जो भी है, पिकनिक एक एंजॉय है और एंजॉयमेंट आप करो लेकिन एहतियात से करो। अपनी जानों का, बच्चों की जानों का ख्याल रखो, कानून का ख्याल रखो, बस मेरा ये कहना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए कि एक बड़ा ख़तरनाक हादसा हुआ है इसी हफ्ते, 6 बच्चों समेत, औरतों समेत जो है वो लोग जो है वो जाँ बहक हो गए। पिकनिक बनाने के लिए जा रहे थे। पिकनिक बनाने के लिए और भी बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि ख़ास तौर पे इस वाली सड़क से और फिर कुछ औरंगी से वो जो आती हैं वो झोल देकर और वो बोर्ड ऑफिस के पास से वो जिस तरीके से गुजरती हैं, ये जो हादसा हुआ इसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ से लोग गुजरते हैं तेज़ रफ्तारी के साथ। बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार इतनी होती है कि सर हम उनको रोकना चाहें तो वो हमारे ऊपर गाड़ी चलाने के लिए भी यात्रा नहीं करते। ऐसा होता है कि रोकते हैं, भाई साइड कर दो, आगे पीछे, वो कहते हैं कि बस हट जाओ बस, यानी कि इतनी प्रॉब्लम बना देते हैं कि आदमी कहते हैं अब डर के हमारे जान है, हम आगे तो बढ़ नहीं सकते, बच्चे हैं हमारे। तो बहुत आप कभी आ जाओ इतवार को, हफ्ते को, आप इनकी वो नज़र अंदाज करो कि कैसे वो निकल रहे होते हैं। सर आपकी तो तजर्बे भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, आप माशाल्लाह उस उम्र के हिस्से में है कि आपने बहुत कुछ देखा होगा। मुझे ये बताइएगा कि इस तरीके से जो ये पिकनिक मनाने के लिए जा रहे होते हैं, आपको लगता है कि ये जो अवाम है इसमें इतनी अकल है कि या इतनी सूझबूझ है कि उनको ये अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है अपने ख़ानदान वालों? नहीं है तो सर ऐसे जाते हैं ना, अगर प्यारी होती तो बच्चों के साथ गुजारते, घर बैठ के आराम करते। वो तेज़ रफ्तारी में गाने उनके लगे होते हैं, मस्ती में धुंध होते हैं, वो उनको नहीं होश होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। शोर शराबे करते हुए गाड़ियों के ऊपर नीचे वो जा रहे होते हैं। और ये भी तेज़ रफ्तारी का जो पेशेमा था का हुआ है सर। इस वक्त मैं आपको लेकर आई हूँ हॉक्स बे पे। हॉक्स बे में आज तक ज़िंदगी के अंदर मैंने कम से कम अपनी ज़िंदगी में तो इतना चढ़ा हुआ समंदर नहीं देखा बाखुदा। और ऐसे में इस समंदर की इस तुग़यानी की वजह से आप जानते हैं कि वो दफ़ा 144 का भी नफाज है, प्लस इसके साथ समंदर पे नहाने पर भी पाबंदी आयद कर रखी है। लेकिन इसके बावजूद आप ज़रा देखिएगा यहाँ पर लोग जो हैं, अभी आप ज़रा देखिए, मैं बहुत सेफ साइड पे खड़ी थी और बहुत मैंने अपने आप को और अपनी टीम को, ज़ाहिर है कि हमें काम करना था, इस वजह से बहुत हम दूर आके खड़े हुए थे। लेकिन इसके बावजूद यकीन मानिए समंदर इतना चढ़ा हुआ है कि इसने बिल्कुल मुझे घेरे में ले लिया।
एक तरफ ज़रा उन साहब को देखिए, मैं क्या कहूँ इन लोगों को। अभी ये समंदर में नहाने पर पाबंदी है और ये साहब जो हैं और जिनके अलावा ये बच्चे भी हैं, ये मौत को खुला इनविटेशन देकर चैलेंज कर कर और ये यहाँ पर आपके दिफा 144 की और समंदर में नहाने की पाबंदी जो लगाई गई है उसकी धज्जियाँ बिखेर रहे हैं। एक मुझे बहुत दूर एक सिर नज़र आ रहा है, यकीन मानिए मैं कह रही हूँ कि पता नहीं इनके घर वाले अगर ये इस वक्त देखें तो क्या इनकी मतलब क्या इनको कहें इस बात के ऊपर। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को इतना कैजुअल कैसे ले सकते हैं, इतना लाइट कैसे ले सकते हैं। बच्चे तुम पूरे के पूरे नहाए हुए हो, कब से आए हुए हो यहाँ पे? कब से आए हुए हो? हम तो थोड़ी देर पहले आए। थोड़ी देर पहले आए हो। समंदर इतना चढ़ा हुआ है, समंदर पे नहाने पे भी पाबंदी है, तो मेरे बच्चे तुम इतने नहा के मैंने देखा था तुम्हें उल्टे सीधे होकर तुम हर तरीके से फ्लिप मार के तुम नहा रहे थे। डर नहीं लग रहा था? इतना खतरनाक हुआ हुआ है समंदर। डर तो लग रहा है मगर लेकिन करना तो है, करना तो है क्योंकि ज़ाहिर है पाबंदी तो लगी हुई है ना। किसके साथ आए हो? भाई के साथ। भाई कहाँ हैं? हमारे घर वालों के साथ आए, घर वाले वहाँ हैं। ठीक है, अब मैं दुआ मांग रही हूँ कि काश मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही अपनी ज़िंदगी के ऊपर, वरना मैं चाह रही हूँ कि मैं ज़रा थोड़ा सा आगे चल के मैं इस भाई साहब से ये पूछूं कि आखिर भाई ऐसी क्या मजबूरी है, इतना ज़िंदगी से क्यों तंग आ गए हो। माना कि पाकिस्तान के माशी हालात इस किस्म के हैं, लेकिन ऐसी भी क्या मायूसी कि आप मौत को दावत देते हुए यहाँ पे। और वो देखें उधर ज़रा देखिएगा, यहाँ पर मैं किसी बच्ची को नहीं दिखाना चाह रही हूँ स्क्रीन के ऊपर नहाते हुए, लेकिन ये बहुत छोटी बच्ची है, इस तरह से मैं रिस्क ले लेती हूँ। उधर ज़रा बच्चों को देखिएगा, इनके माँ बाप सामने हैं और समंदर बिखरा हुआ है इस वक्त। मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। पहले तो आप तेज़ रफ्तारी के साथ झोल मारते हुए गाड़ियों को पिकनिक मनाने के नाम के ऊपर आप यहाँ पर लेकर आते हैं, उसके बाद आप समंदर से जो निरीह मौत है, समंदर निरी मौत कहा जाता है इसको, और इसकी मौत जो होती है वो अल्लाह माफ़ करे कि बड़ी ख़तरनाक वाली होती है, बड़ी दर्दनाक मौत होती है, सिसक सिसक के मौत होती है उसमें। और उस वक्त हम फिर समंदर पे आके जब पाबंदी लगी हुई है दफ़ा 144 की समंदर में नहाने की, और हम खुले आम यहाँ पर नहा रहे हैं, खुले आम हम समंदर के खुले हुए समंदर पे। मैं सेफ़ साइड पर भी होके अनसेफ फील कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा। एक्सक्यूज़ मी, आप कब से आई हुई है? हम लोग तकरीबन यहाँ पर समंदर जो है ना उसका व्यू भी इंजॉय कर रहे हैं, मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ हैं। अच्छा, आप कोस्टर पे आई हैं? जी जी, हम लोग अपनी गाड़ी में आए हैं। गाड़ी तेज़ चलाई थी या फिर आहिस्ता? नहीं, देखें फैमिली के साथ हैं तो एहतियात करनी पड़ती है। ड्राइवर्स जो होते हैं ना वो एहतियात नहीं करते, तो फैमिली के साथ हैं तो एहतियात बरकी है। जो एहतियात नहीं करते कोस्टर्स वाले, जिस तरह एक हादसा भी हुआ, इधर ही आते हुए पिकनिक मनाने के लिए आ रही थी एक फैमिली, तो उनको क्या कहना चाहेंगी आप? आपके साथ बच्चे भी हैं, आपकी फैमिली भी है, क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो ड्राइवर है उनको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि फैमिली है उसमें जो है ना बच्चे होते हैं, तो उनके साथ उनको केयरफुल रहना चाहिए। और दूसरा बात, फैमिली को ये एडवाइस देना चाहूँगी कि जब भी घर से निकलें आप लोग कुछ भी ना सदका खैरात कर लिया करें। इतनी बड़ी फैमिली आपकी जा रही होती है, तो जब आप इतना कुछ करते हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए भी ना कुछ करना चाहिए। बिलाशुबा सदका जो होता है वो बलाओं को टाल देता है, लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी है कि आपकी अपनी भी एहतियात होती है। ये नहीं है कि जिसम पे बम बांध के आप जाएंगे और सदका देके जाएंगे तो बम तो फटेगा। ड्राइवर को एहतियात का बोल दिया, वो एहतियात करे। उसके बाद फैमिली जो होती है ना, वो कहते हैं ना कि आप अगर किसी नाव में सवार हैं, एक शख्स की वजह से पूरी नाव बच सकती है, किसी एक की नेकी की वजह से। तो अगर फैमिली एहतियात करे तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर। भाई ये मुझे बताओ, इतना समंदर चढ़ा हुआ है, अच्छा सच सच बताओ आए किस पे हो? सुजुकी पे है। और सुजुकी कैसे चलाई थी? तेज़ तेज़ या फिर आहिस्ता आहिस्ता? तेज़ तेज़ चलाई। तेज़ तेज़ चलाने में क्या मज़ा आता है तुम्हें? डर नहीं लगता? एक हादसा हो चुका, एक मतलब रोज़ाना की बुनियाद पे हादसे हो रहे हैं, फिर भी तेज़ तेज़ चला के झोल मार के आ रहे हो, क्यों? बस क्या करें। नहीं मतलब क्या, मतलब मौत को खेल समझा हुआ है, क्या समझा हुआ है? ज़िंदगी प्यारी नहीं है? माँ बाप की वो प्यारे नहीं है क्या? नहीं, वो तो अपने टाइम से आता है ना। ये तरीका सही है या नहीं? तरीका खैर सही तो नहीं है ना, मगर क्या कर लो, अक्सर लोगों को जल्दबाजी होती है ना। तो आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है भाई? देर से निकले ना। हाँ। वो फिर भाई जो है वो इतना मना करने के बावजूद फिर समंदर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप कितनी देर पहले आई हैं? आधे घंटे हुए हैं। आधा घंटा हुआ है। समंदर काफ़ी चढ़ा हुआ है, फैमिली के साथ आई हैं? अच्छा ये बताइए, आप आई किस में, कोस्टर पे या अपनी पर्सनल गाड़ी पे? पर्सनल गाड़ी पे। पर्सनल आपका, ठीक है सही है। मुझे बताइए, एहतियात से आपने गाड़ी चलाई थी, फैमिली के साथ है, या फिर बहुत जिस तरीके से हम देखते हैं? नहीं, रफली हम लोग नहीं चलाते हैं, ड्राइविंग
तो सिलोई रखते हैं ना। जब आप आ रही होंगी रास्ते में आपने बहुत सारी कोस्टर्स वगैरह देखी होंगी जो पिकनिक बनाने के लिए आ रही हैं और बेहंगम तरीके से आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगी उन्हें? नहीं, जाहिर सी बात है, रास्ते पे तो इंसान को हल्के ही चलाना चाहिए ना, ताकि दूसरी गाड़ियों को भी मौका मिले। वैसे ही जाम हो जाती फिर गाड़ियाँ, तो ट्रैफिक तो ऑलरेडी बंद ही हो जाती है ना, फिर तो फिर बैठे रहो, गाड़ी में ही बैठे रहो। इसीलिए हाँ, हर किसी को मौका मिलना चाहिए, तो अपनी रफ्तार सही रखें ताकि सबको चाहे। एक हादसा भी हुआ है ना अभी कुछ दिन पहले, और यहीं पे वो आ रहे थे पूरी फैमिली, जिसमें से 4-6 लोग जो थे बच्चों समेत और ख़वातीन समेत, वो जाँ बहक हो गए। ऐसे वाक़यात आपके ख्याल में कि उसको इबरत हासिल करनी चाहिए? आपको लग रहा है कि ये लड़के, ये ख़ासतौर पे नौजवान हैं, इन्होंने कोई सबक हासिल किया होगा उस वाक़े से? नहीं, बस वो जो है एक मतलब लड़के वड़के तो ख़ास तौर पे, इस एज के बच्चे तो ख़ास तौर पे वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं ना इस सब चीज़ों को देख, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो उसलिए जो है वो अपना भी ख्याल नहीं करते, तो अपना नहीं ख्याल करते, जाहिर इंसानी जान है वो, तो किसी तरह से भी हाँ नुकसान पहुँच सकता है। और अभी तो देखिए ना, पानी का कितना ज़बरदस्त रेला है। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी के अंदर, मैम आपका पता नहीं है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना चढ़ा हुआ समंदर कभी नहीं देखा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। या वैसे तो हुकूमत को चाहिए कि ऑलरेडी यहाँ पर वैसे थोड़ी सी बंदिश लगाएं, मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा इस तरह का। तो जनाब, ये आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि मैं आपसे पूछूं, आपको बराबर कराऊं, एक हादसा इतना बड़ा हो गया, इस हादसे ने हमें क्या सबक सिखाया? जो 6 जानें गई हैं, जो ज़ख्मी हैं, अल्लाह ज़ख्मियों को सेहत दे, और जो चले गए इस दुनिया से उनके लिए हम दुआएं मग़फ़िरत ही कर सकते हैं। लेकिन इस वाक़े ने आपको और मुझे सबक क्या सिखाया? आप में से कितने लोगों ने इसको जाए इबरत समझा अपने लिए? इस वाक़े को हमने कितना इसके लिए अपनी प्रिकॉशंस को हमने ये सोचा कि यार ये हादसा हो गया, ये अब ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता हमारे साथ या हमारे प्यारों के साथ ये हादसा हो जाए, या अब जाना है ना, बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ नहीं जाना, बहुत एहतियात के साथ जाना है। मैं ख़ुद इस रास्ते में जब आ रही थी, मैंने ख़ुद अपनी आंखों से कोस्टर्स को, मैंने इस वाक़े के बाद भी, इस वाक़े के कुछ दिन के बाद भी मैंने उसी रफ्तार के साथ आते हुए देखा, उसी तरह लहक लहक के आते हुए देखा, उसी तरीके से मैंने इन्जॉयमेंट से, आपको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन इन्जॉयमेंट अगर आपकी ज़िंदगी की कीमत के ऊपर है तो फिर इन्जॉयमेंट नहीं उसे कहें, उसको सिर्फ खुदकुशी कहें। आप इन्जॉयमेंट के नाम के ऊपर, ये इन्जॉयमेंट नहीं हो सकती, इसको आप दूसरे तरीके से आप इन्जॉय कर सकते हैं। आप आइए सेफ साइड पर तमाम प्रिकॉशंस के साथ, आपको कोई भी नहीं रोकेगा यहाँ पे इन्जॉयमेंट के लिए, लेकिन आप खुले आम आप खुदकुशी करने के लिए आएंगे और अपनी जान को रिस्क में डालेंगे तो आपको ये कानून रोकेगा। लेकिन सबसे पहले आप खुद कब अपने आप को रोकेंगे? कितने मज़ीद हादसे आपको और चाहिए? इस वक्त मैंने नौजवानों से बात की है, किस वजह से की है, आपको दिखाया इनकी ये मेंटालिटी है कि ये एक हादसे के बाद भी इनको कोई शऊर नहीं आया इस बात के ऊपर, और ये बज़द हैं और अभी भी ये वही इसी तरीके से समंदर में नहाने की पाबंदी, दफ़ा 144 को, उसको धज्जियाँ उसकी बखेरते हुए। और उससे पहले मैंने क्या पूछा उनसे कि तेज़ रफ्तारी के साथ आए हो या एहतियात से? नहीं, हम बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ आए हैं, और प्राउडली वो ये बात कह रहा है। इसको कहते हैं सिविक सेंस का बहुत बुरे तरीके से गिरावट का शिकार होना मनहसुल कौम। जो एहतियात कर रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। जो एहतियात नहीं कर रहे, वो इस हादसे को याद रखें, खुदा ना खास्ता इससे बड़ा भी कोई हादसा हो सकता है। आपकी और हमारी एहतियात हमारी इंजॉयमेंट से बहुत ज़्यादा ऊपर है। फिलवक्त आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।